अब स्टूडियो में स्वागत करेंगे एक ऐसे खास मेहमान का जो सच में बहुत ही टैलेंटेड हैं। हाल ही में उन्हें अपनी फिल्म समानांतर के लिए मिला है नेशनल अवार्ड। क्या बात है। तो चलिए बिना देरी के हमारे पूरे के पूरे टैलेंट का पिटारा जो हमारे अगले मेहमान हैं उनका स्वागत करते हैं स्टूडियो में नेशनल विनिंग अवार्ड डायरेक्टर नीरज मिश्रा जी का। नीरज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली मॉर्निंग शो में। स्वागत। कैसा लग रहा है सर दूरदर्शन में आकर? दूरदर्शन तो नॉस्टैल्जिया है, बचपन से देखते हुए बड़े हुए हैं, तो यहाँ पर एक it's giving me butterfly right now too. You had the same butterflies when you were receiving the national award? That was different. Different. अच्छा, नेशनल अवार्ड अपनी फिल्म के लिए जीतना किसी भी फिल्मकार के लिए मुझे लगता है कि एक वैलिडेशन का मोमेंट है, एक पर्सनल अचीवमेंट का मोमेंट है। लेकिन समानांतर की अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो मैथिली सिनेमा के लिए कितना बड़ा ये एक अचीवमेंट है? अचीवमेंट तो मैथिली की तो अपनी एक सर्टेन हिस्ट्री रही है, तो उनके लिए बहुत सारे मतलब 6th सेंचुरी से है वो एक भाषा, तो उसकी अपनी एक महत्ता है। अलग अलग फील्ड में लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है। मैं भाग्यशाली रहा हूँ कि जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाया उस भाषा के लिए जो कि मेरी मातृभाषा है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। और अब तक के बिहार के इतिहास में ये दूसरा नेशनल अवार्ड है, और इससे पहले भी जो मिला था वो भी मैथिली था और सेकंड ये भी मैथिली है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होता है। इट फील्स दैट कि आई हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग फॉर माय होम स्टेट, पर जब समानांतर की शुरुआत हुई तब जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई, जिस तरह से इसकी आपने परिकल्पना की और जिस तरह से बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एकदम मीगर आपके पास सब चीजें थी, जो सामान था, उसमें आपने इस फिल्म को शुरू किया। वाज इट वेरी डिफिकल्ट? पर आपने सोचा था कि नहीं हम करेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए, फिल्म बनानी ही है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि फेज लॉकडाउन जब खत्म हुआ था, फेज 1, तो रैंडमली आई वाज ट्रैवलिंग टू माय फादर, तो वहाँ कोई प्लान नहीं था फिल्म बनाने का। एक बहुत ही, इसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि इम्प्रॉम्प्टू फिल्म मेकिंग, क्योंकि इसमें कभी भी हमारे पास ये नहीं था कि कुछ लिखा हुआ है पहले से या कुछ जहन में है, तो इसकी पूरी जो राइटिंग भी हुई है वो पूरे रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं हुई है। इन अ वे दैट जो हमारे पास रिसोर्सेज थे पहले हमने उसको फिगर आउट किया, पॉइंट आउट किया, एंड देन अकॉर्डिंगली उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी लिखी हमने। तो हम बस एज ए फिल्म मेकर, एज ए स्टोरी टेलर हम कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, और एक वो भी था मोटिव कि जैसे हमारे मोदी जी ने कहा था कि आपदा को अवसर बनाओ, तो हम कुछ कर नहीं रहे थे, सब पूरी दुनिया रुक चुकी थी एक तरह से, तो हमने सोचा कुछ तो टाइम को यूटिलाइज करते हैं, कुछ कहानी कहते हैं, अपनी कहानी कहते हैं। दूसरों के लिए तो बहुत कहानियां कहीं सबके लिए, तो अपनी कुछ बातें कहते हैं जिसमें किसी का कोई इंटरवेंशन ना हो, क्योंकि आप जब क्रिएटिव कोलैबोरेशन किसी के साथ करते हैं तो बहुत सारे माइंड्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें आपको बहुत सारे फीडबैक लेने पड़ते हैं। कई बार आपके जो विचार हैं वो उनसे मेल नहीं खाते हैं। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके लिए मतलब जो लिख दिया वही है, ठीक है। तो वो करके हमने एक कोशिश की थी, हमने कभी सोचा नहीं था, इस उम्मीद से नहीं बनाई थी कि हमें नेशनल अवार्ड मिलेगा। उम्मीद तो हर एक फिल्मकार को, कहानीकार को हमेशा होती है कि एक सर्टेन रिकॉग्निशन वन पॉइंट ऑफ टाइम कभी लाइफ में आपको मिलेगा,
लेकिन कब मिलेगा ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी पहली डेब्यू फिल्म के लिए ही आई फील फॉर्चुनेट। शिवरात्रि के दिन हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे, तो वो मुझे लगता है इट वाज सम डिवाइन इंटरवेंशन। तो बहुत अच्छा लगा। मतलब समानांतर की कुछ झलकियां भी हैं नीरज जी, दर्शकों के साथ मिलकर देखते हैं। अच्छा, समानांतर की अगर हम बात करें तो जैसे आपने कहा कि आपने रिवर्स इंजीनियरिंग की, है ना? तो रिवर्स इंजीनियरिंग में पहले क्योंकि आपके पास कोई बहुत ट्रेन्ड एक्टर्स नहीं थे, तो आपने लोगों को चुना कैसे, कैसे सारी प्रक्रिया रही और उसके बाद उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने कहानी लिखी और आपने पूरी फिल्म को डायरेक्ट किया। तो रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा सा उसके प्रोसेस के बारे में बताइए। प्रोसेस ये था कि मेरा ये था कि जहाँ की कहानी है तो कहानी में ना उस मिट्टी की खुशबू आनी चाहिए, और मिट्टी की खुशबू भाषा से आती है। तो अगर आप सर्टेन लैंग्वेज में अगर फ्लुएंट हैं तो वो आपको उसके एक्सप्रेशंस भी सही आते हैं स्क्रीन पे। तो मैंने सोचा था कि वहाँ के जो भी लोकल लोग हैं, आमतौर में जो नॉर्मल लोग हैं, उनको लेकर के फिल्म बनाई जाए। और वो बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि आपने ऐसे एक्टर को लेना जो कोई, जैसे एक एक्टर थे वो रिटायर्ड लॉयर हैं, एक किसी जानने वाले के फादर हैं। अब उन्होंने बहुत ही इंटेंस रोल किया है। अगर आप फिल्म जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो लगता ही नहीं है कि ये नॉर्मल कोई एक्टर नहीं है, तो समटाइम्स आप ऐसे लोगों को, हमारे आसपास बहुत सारे हीरे हैं जिसको खोज करके निकालना होता है, और इस पूरे प्रोसेस में मैंने भी बहुत कुछ सीखा। हबीब तनवीर साहब प्ले किया करते थे, और वो क्या करते थे, छोटे छोटे गांवों में जा करके लोगों को वहां से लेकर के आते थे। तो एक ज़माने में मैंने दिल्ली में ही उनका एक प्ले देखा था, यहाँ पर इंडिया हैबिटेट सेंटर में, और उसमें ऐसे ही लोगों के साथ उन्होंने वो प्ले किया था। तो कहीं ना कहीं ये बात जहन में रह गई थी, और ये बात मैं कर रहा हूँ 2002-2003 की। तो उस समय जब मैंने उन्हें देखा था तो मैंने कहा उससे कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन था कि वो कर सकते हैं तो थोड़ी कोशिश मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने कोशिश की और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। कुछ थिएटर एक्टर भी थे बस, बट मोस्ट ऑफ द एक्टर्स जो लोकल लोग थे, जिनका कैमरे के साथ कोई एक्सपोजर नहीं था, इंक्लूडिंग माय ओन फादर हु इज अ रिटायर्ड बैंक ऑफिसर। एक छोटा सा रोल उन्होंने भी किया है इन्होंने। और मतलब बजावता मैंने उनका ऑडिशन लिया था। अच्छा। कि मैं कहा कि भाई अभी इस एज में नेपोटिज्म नहीं चलेगा। अभी रिवर्स नेपोटिज्म। बिल्कुल। तो उन्होंने प्रॉपर्ली ऑडिशन लिया, कहा कि नहीं ठीक है तुम कह रहे हो तो लगना चाहिए कि जो किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ वो उस तरह से स्क्रीन पे आना चाहिए। तो बहुत सारे हीरे आपने तराशे, एक जौहरी की तरह पहचाना और तराशा उन्हें। तो इन हीरों को तराशने पर एक हीरा ही जो है वो एज अ प्रोडक्ट निकला भी। अब देख लेते हैं कुछ उसके विजुअल्स। 30 साल की चलिए यही सीढ़ी पर इहो गोल गोल जीवन चक्र जकाँ घूम रहल छै। सुख दुख डर भय घृणा क्रोध रोग हर्ष भाव ज्ञान क्षमा तंत्र उद्वेग ब्रह्मचर्य भूमि पवन आग जीवन मृत्यु मिथ्या सत्य शरीर आत्मा तुम दौड़ लो। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। सर अगर इसके बाद बागी 2 जो कि आपकी सबसे ज्यादा फेमस फिल्मों में से एक है, बागी 2 की अगर हम बात करें तो बागी 1 में तो आप इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन फिर बागी 2 का हिस्सा बनने का मौका कैसे, मतलब किस तरीके से आप साजिद सर से मिले और कैसे ये सफर रहा? सो बेसिकली मैं वहाँ पे अपनी फिल्म पिच करने गया था। अच्छा। तो जिस तरह की मैं फिल्म लिखता हूँ आपने देखा ही है, ये तो वो उस तरह की फिल्म नहीं बनाते हैं।
और तो बट उनको मेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा, उनकी टीम को। तो उसके कुछ दिन बाद मुझे एक सिंपली आइडिएशन के लिए कॉल आया कि हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं विच इज़ बागी 2, और उसमें एक सर्टेन पोर्शन है क्लाइमैक्स का जिसमें हम फंस गए हैं। तो उन्होंने मुझे आइडिएशन के लिए बुलाया, और आइडिएशन के बाद पता चला कि अभी तो कुछ बेसिक डिस्कशन चल रहा है, अच्छा। यू नो। तो अच्छा, गया था आइडिएशन के लिए, एंड आई एंडेड अप राइटिंग द एंटायर स्क्रीन प्ले। तो वो एक बहुत ही अच्छा इत्तेफाक था, और मैं बहुत सालों से कोशिश कर रहा था अपनी फिल्म बनाने के लिए, बिकॉज एक जिस तरह से बॉलीवुड का स्ट्रक्चर है उसमें एज अ आउटसाइडर आपको क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, वो आप सबने पढ़ा ही होगा, जानते हैं। तो वो एक बड़ा ही तो मैंने शुरुआत तो टेलीविजन से की थी, लेकिन मैं लिख रहा था, मैं शॉर्ट फिल्म्स बना रहा था, और अपनी फिल्में लगातार, इट्स लाइक यू नो एग्जाम से पहले कब एग्जाम होगा पता नहीं है, बट अपना होमवर्क करके रखो। सो मेरे पास बहुत सारे स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं आज भी, जो मैं कभी बनाना चाहता हूँ। जी, तो मैन ऑफ मल्टीपल टैलेंट्स अगर बात, और शुरुआत में आप बहुत अच्छे एक स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं, आप आर्मी में भी जाना चाहते थे, लेकिन वो फिल्मों की तरफ आपने कैसे, आपका जो रुख है वो बदल गया, और फिल्मों की तरफ कैसे बढ़े आप? ये भी एक इत्तेफाक है, यू नो, बिकॉज मेरे ज़िंदगी में कोइंसिडेंसेस बहुत होते रहे। तो मैं दिल्ली आया था 99 में, लाइक ए रेगुलर स्टूडेंट फ्रॉम बिहार, और मेरा इनिशियल जो इंटरेस्ट था आर्म फोर्सेस में जाने का, स्पोर्ट्स तो कोई सीन नहीं था क्योंकि बात ही नहीं होती थी उस टाइम में स्पोर्ट्स की, बट ये था कि आर्म फोर्स में जाएंगे तो एक कहीं ना कहीं ये भी था मन में कि वहाँ पर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हैं, सो आई माइट गेट एक्सपोजर टू दैट, यू नो, लाइक यू कैन सी नीरज चोपड़ा, ही इज ऑल्सो फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड। तो मैं पढ़ने में अच्छा था, ठीक ठाक था, मैंने एग्जाम्स की तैयारी की। सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करते थे आप? सिविल सर्विसेज उसके बाद का प्लान था, बट सीडीएसई भी यूपीएससी कंडक्ट करती है, तो सीडीएसई मैंने लगातार 3 बार मैंने दिया, अनफॉर्चुनेटली तीनों बार रिजेक्ट हो गया। बट वो मेरे लिए बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। एक के बाद आपका रिटर्न क्लियर हो रहा है, लेकिन आप इंटरव्यू में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह रही। बहुत सारे कॉन्सोलेशन भी मिले थे हर इंटरव्यू के बाद कि डोंट वरी, God has other plans for you, and he actually had. अमिताभ और शाहरुख का भी एग्जाम्पल दिया गया था कि वंस दे ऑल्सो अपीयर्ड फॉर एसएसबी इंटरव्यू। सो इस तरह के बहुत सारी बातें उस कॉन्फ्रेंस में की गई थी, लास्ट कॉन्फ्रेंस में। तो कहीं ना कहीं ऐसे था कि हाँ ये कहने वाली बात है, दिल तो मेरा टूटा है तुम क्या जानो। तो स्टार्टिंग से मतलब आपने कब सोचा था कि आपको एज इन राइटर बनना है? ये कब एग्जैक्ट आपने सोचा था, क्योंकि आप पहले मतलब स्टडीज पे फोकस्ड थे? राइटिंग वाज पार्ट ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मैंने बीच में सेक्शन ऑफिसर का भी एग्जाम दिया था, उसके लिए भी मैंने मेंस, प्रीलिम्स और मेंस सब क्लियर किया था। ये था कि ये सब क्लियर हो जाएगा फिर आई विल ट्राई फॉर यूपीएससी अगर इन सब में नहीं होगा। दैट वाज माय सेकंड प्रायोरिटी, सिविल सर्विसेज। तो विद इन 1.5 ईयर आई क्लियर्ड 4-5 एग्जाम। और उससे पहले बचपन से ही, क्योंकि थोड़ा एकेडमिक बैकग्राउंड था, तो ग्रैंडफादर जो भी थे, मैटरनल पैटर्नल दोनों बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड थे। तो उनके ग्रैंडफादर वाज उस समय आज़ादी से पहले BA LLB थे और वहाँ पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। प्रॉपर एकेडमिक तो वो एक था एनवायरनमेंट की, पढ़ो, पढ़ाई वाज द मेन फोकस, कहते हैं ना जिंदगी का एक एपिसेंटर था, जो कि मेरा उसमें तो लिखना पढ़ना ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात थी। और यही काम भी आई केबीसी के लिए? केबीसी तो काम आया बिकॉज वही मैं बता रहा था ना कि ये जो यूपीएससी की तैयारियां, ये सब एग्जाम की तैयारियां थी, तो उसमें तो क्वेश्चन का ही पूरा था। तो वो ऐसे ही रैंडमली उन्होंने बोला कि कुछ एक 25 क्वेश्चन का सेट बना करके दो। सो उनको बहुत पसंद आया, और पसंद आया उसके बाद द डे दे इंटरव्यूड मी, उसी दिन बोला कि अभी से ज्वाइन कर लो, यू नो, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। सो कभी कोई प्लान नहीं था ऐसा, अब लगा था कि अब थोड़ा सा कुछ अपना करते हैं, तो ये हो गया। तो ये सिविल सर्विसेज की तैयारी वहीं रह गई, उसके आगे हो नहीं पाई क्योंकि वो काम इतना शुरू हो गया। और फिर बच्चन साहब के साथ आप जाते हो,
मतलब एक था कि बॉम्बे जिस दिन मैं पहुंचा था पहली बार केबीसी के लिए पहुंचा था, तो हम लोग दिल्ली में ही, यहाँ पर सिद्धार्थ बासु का ऑफिस है, वहीं पर क्वेश्चंस तैयार करते थे और शेड्यूल बेस्ड जाते थे, बॉम्बे में शूट करके वापस आ जाते थे। तो मैं फर्स्ट बॉम्बे विजिट, जिस दिन मैं बॉम्बे लैंड किया उसी दिन मैं बच्चन साहब से मिला। क्या तो यू नो आप समझ सकते हो कि मेंटली आप किस जोन में हो। बिल्कुल। तो सिविल सर्विसेज तो ऐसे हो गया, कहीं कहीं बैक सीट में चला गया, भूल गया उसके बाद। तो उसके बाद फिर लिखना पढ़ना तो चलता रहा। फिर बॉम्बे जा करके पता चला, क्योंकि मैं किसी फिल्म स्कूल से तो हूँ नहीं, तो वहाँ जाके पता चला कि शॉर्ट फिल्म करके भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा ये तो की जा सकती है। तो मैं काम करते हुए शॉर्ट फिल्म बनाता रहा और लिखता रहा, और खुद मतलब सेल्फ टॉट मैं सब जो भी आप देख रहे हो, चाहे राइटिंग हो या डायरेक्शन, मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया राइटिंग और डायरेक्शन में। तो मैंने जो भी सीखा है खुद से सीखा है और आज भी सीख रहा हूँ। तो सर केबीसी, फिर उसके बाद बागी 2 और नेशनल अवार्ड, काफी खूबसूरत जर्नी आपकी रही है जितना हम देख पा रहे मैं हैं। ये कह सकता हूँ गॉड इज वेरी काइंड। मैं बस कोशिशें करता रहता हूँ, यही मेरा लोग सक्सेस देखते हैं लेकिन लोग फेलियर्स नहीं देखते हैं। बिल्कुल, इसके पीछे बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, बहुत सारे रिजेक्शंस होते हैं, बहुत सारे हार्ट ब्रेक होते हैं, लेकिन यू नो आइडिया इज कीप मूविंग ऑन। एंड आप एक कहते हैं, आपने 12th फेल में आपने देखा होगा कि उसमें कहते हैं ना रीस्टार्ट। तो लाइफ इज ऑलवेज अबाउट रीस्टार्ट, कि आप फेलियर से सीखते सीखते, फेलियर आपके सक्सेस का फाउंडेशन होता है। और ये देखिए हम इस वक्त अपनी स्क्रीन पे चला रहे हैं आपके नेशनल अवार्ड विनिंग शॉट्स। तो हाउ वाज दैट मोमेंट? क्या मन में क्या क्या चल रहा था? फेलियर ज्यादा आ रहे थे, सक्सेसेस ज्यादा आ रहे थे, या फिर यू वर जस्ट लिविंग इन दैट मोमेंट कि बस ये पल है और यही पल है? I had no idea, I was blank, numb, because I remember जो फर्स्ट डे अनाउंस हुआ था, तो मैं बैंड्रा में एक मीटिंग खत्म करके निकला था और मैं अपनी गाड़ी में बैठा और ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मुझे लगा कि एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो मैं वो YouTube पे लाइव आ रहा था, अच्छा, इसका प्रेस ब्यूरो का, तो मैंने उसको स्क्रॉल करके देखा। फिर उसके बाद देखा कि नाम तो समानांतर ही है, कंपनी भी मेरी है, मेरा ही नाम है, बट विश्वास नहीं हुआ। स्टार्टिंग में विश्वास नहीं हो रहा। सो यू सी इट कपल ऑफ टाइम्स, इसको ब्राउज करके मैं 2-3 बार देखा। फिर मैं आधे घंटे वहीं बैठा ही रह गया। सबसे पहले किसको कॉल करके बताया? फादर को। अरे आई कॉल माय फादर। माय मॉम इज नॉट around, but I know that her blessing is always there with me. Absolutely it is. But father को call किया, he was very happy. Then I started making call. Then call started coming to me. तब थोड़ा थोड़ा लगा कि हाँ हाँ सच में नहीं हो गया है शायद। it's done. तो हम यही उम्मीद करते हैं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं नीरज जी कि आपके जो आने वाला सफर है, ये नेशनल अवार्ड तो सिर्फ एक शुरुआत है और ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके आने वाले सफर के लिए, और एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद कि आप यहाँ डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।